जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फिर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 कंक्लूड करेंगे। दो केस स्टडी को डिस्कस करनी है और फिर इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। आज का लेक्चर रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। केस स्टडीज़ अमूमी तौर पे आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट स्टडी करेंगे इसमें टेस्ट नहीं करता, लेकिन हमें याद करना है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 14। ये हमारी केस स्टडी थी इन्वेंट्री की। एक केस स्टडी होम असाइनमेंट में आपको इन्वेंट्री के लिए दी गई थी, एक नॉन करंट एसेट के लिए। इन्वेंट्री में कह रहा है रिक्वायर्ड लिस्ट द वीकनेसेस इन कंट्रोल सिस्टम फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री एट डिपो 9। एक उसने वेयर हाउस में बताया है कि स्टॉक काउंट किस तरीके से हो रहा है। आपने वैल्यूएट करना है क्या स्टॉक काउंट सही हो रहा है या इसमें कोई गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है तो वो बतानी है, वीकनेसेस बतानी है। फिर फॉर ईच वीकनेस एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ वीकनेस एंड स्टेट हाउ दैट वीकनेस कैन बी ओवरकम। यानी एक्सप्लेनेशन भी पूछ रहा है वीकनेस की और रिकमेंडेशन भी पूछ रहा है हाउ वीकनेस कैन बी ओवरकम। मतलब मुझे रिकमेंडेशन बताओ इसकी। स्टार्ट करें जी। On the day of inventory count, you attended Depot 9 at Dinsey. You observed the following activities. First, pre-numbered count sheets were being issued to client staff carrying out the count. Good controls, bad control. Pre-numbering हमेशा good होती है। The count sheet showed the inventory ledger balance for checking against physical inventory. Count sheet में बैलेंस भी क्वांटिटी भी आ रही है जितनी मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, ये बाद में ऐड करनी चाहिए। हेड ऑफिस लेवल पे इनको तो सिर्फ बुक बैलेंस हिडन फॉर्म में होना चाहिए, वरना ये जवाब पता होना तो सवाल किसी न किसी वहां पर आके उस जवाब पे पहुंच ही जाते हैं। तो अगर क्वांटिटी लिखी होगी तो वो उसको जबरदस्ती टिक कर देंगे बगैर हो सकता है वेरिफिकेशन के। जो बंदा काउंट कर रहा होता है वो अगर कोई बताता है कि कोई डिफरेंस आया है तो वो उनको कोई और बंदा उसको रिजेक्ट करता है उस क्वांटिटी को। नहीं, वो अगर कभी डिफरेंस निकले तो बाद में अदर मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट टीम उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा ना। अगर जो स्टॉक काउंट करने वाले हैं इनको अगर स्टॉक शीट के अंदर आपने क्वांटिटी का कॉलम फिल करके नहीं दिया होगा तो जो भी क्वांटिटी पड़ी होगी ये खुद ही उसको लिखेंगे। इनको डिफरेंस का नहीं पता क्योंकि बुक बैलेंस इनके सामने है ही नहीं। वो फिर जब ये स्टॉक शीट अगले दिन हेड ऑफिस आती है, हेड ऑफिस में लोग कंपेयर करते हैं, वहां पे फिर डिफरेंस आता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये किधर गया। वो इन्वेस्टिगेशन यही लोग नहीं करेंगे स्टॉक काउंट करने वाले। ठीक है जी, वो हमने पहली पढ़ा। अगर वेयर हाउस वाले ही स्टॉक काउंट कर रहे हो या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो तो सब ओके की रिपोर्ट देंगे। इसमें एक वीकनेस सामने आ गई, इन्वेंटरी लेजर बैलेंस। क्यों ये वीकनेस है? क्योंकि हाँ वो इन्वेस्टिगेशन ड्यू वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। हो सकता है इसी इन्वेंटरी बैलेंस को बगैर वेरिफिकेशन के ओके कर दें। और इसमें कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है? क्वांटिटी मेंशन किया कि ना कि स्टॉक शीट के ऊपर, बल्कि वो खुद से फिजिकली काउंट करके उस इन्वेंटरी को लिखें। सेकंड, ऑल काउंट स्टाफ वर ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेंटरी वेयर हाउस एंड वर काउंटेड इन टीम्स ऑफ 2। टीम्स ऑफ 2 में हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है वेयर हाउस वाला जिसकी चीज संभालने की जिम्मेदारी है उसी को चेकिंग के ऊपर लगाएंगे तो वो सब यही कहेगा कि अगर गड़बड़ कर भी रहा, चोरी कर भी रहा हुआ तभी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। एरर्स या मिशन टीम हाइड कर सकती है। तो इसका ओवरकम कैसे होना चाहिए? इसको परमानेंट इंडिपेंडेंट एम्प्लॉइज जो हैं, जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वेयर हाउस टीम है, वो आने चाहिए स्टॉक काउंट करने के लिए। थर्ड, 3 काउंटिंग टीम्स वर allocated to each area of the store to count. Although the teams were allowed to decide which pair of staff counted which inventory within each area. जी 3 टीम बनाई गई थी, हर एक को कहा गया था कि जो एरिया आप समझे चाहे चेक कर लें। अब ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन दी गई, जो चाहे चेक कर लें। तो उसमें रिस्क क्या है? कुछ एरिया डुप्लीकेट चेक हो सकते हैं, कुछ हो सकता है चेक ही ना हो। स्टाफ वर वांट दैट दे हैड टू रिमेंबर व्हिच इन्वेंटरी हैड बीन काउंटेड। अब ये भी प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? मार्क नहीं करे, टैग नहीं करे, इसमें भी डुप्लीकेट काउंटिंग का रिस्क है। यानी इस थर्ड एक पॉइंट में 2 वीकनेसेस हमारे सामने आ गई। क्लियर? एग्री करते हैं? समझ आ रही है ना? फॉर इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड ऑन द काउंट शीट इन पेंसिल सो अमेंडमेंट्स कुड बी मेड इजीली एज रिक्वायर्ड। यही तो मसला है कि अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इजीली। ये रिस्क होता है कि अगर इनिशियली डिफरेंस आया एंड में उन्होंने शुरू में नोट कर लिया कि ढूंढते इसको कहां इन्वेंटरी पड़ी है, नहीं मिली तो उसे फिर भी पूरा कर दिया ओके। तो पेंसिल से लिखना ये वीकनेस है, इसको इजीली रेज किया जा सकता है। बाद में हमें नहीं पता चलेगा इनिशियल बैलेंस कितना था और बाद में रिवाइज कितना लिखा गया। 5, inventory not located on pre-numbered inventory sheets were recorded on separate inventory sheets which were numbered by staff as they were used. नंबरिंग की तो जारी, लेकिन प्री नंबरिंग नहीं। आप हमेशा नोट कीजिएगा ऑडिट में जहां कहीं नंबरिंग की बात होगी ना, प्री नंबरिंग होगी कि पहले से नंबर किया गया हो, रिकॉर्ड हो। वरना अगर वर्कर से कहा जाए खुद नंबरिंग करें तो हो सकता है एक वर्कर एबीसी नंबरिंग करे, दूसरा 1 2 3 करे। इवन 2 वर्कर हो, दोनों 1 2 3 कर ले, पता चले कि एक ही नंबर की 2 शीट्स आ गई हैं। तो इसलिए पहले से प्री नंबरिंग होनी चाहिए। और प्री नंबरिंग का मतलब यह कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, वरना ये इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है कि शीट्स पूरी हैं या नहीं। जी विच वर नंबर्ड बाय स्टाफ। वैसे प्री नंबरिंग होना क्यों जरूरी है? ताकि अगर कोई इन्वेंटरी शीट गुम हो जाए, मिस हो जाए, तो मिसिंग नंबर की वजह से, क्योंकि ब्रेक आ जाएगा उसमें, उस वजह से आइडेंटिफाई हो जाएगा। एट द एंड ऑफ काउंट ऑल काउंट शीट्स वर कलेक्टेड एंड द न्यूमेरिक सीक्वेंस ऑफ द शीट्स चेक्ड। शीट्स वर नॉट साइंड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आई क्या भी तकरीबन इसी तरह की कमोबेश केस स्टडी इन्वेंटरी के केस में पूछ रहा है। ठीक है, वो आपको वक्तन फक्तन असाइनमेंट में ऐड कर दी जाएंगी। इस केस स्टडी में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई इजी थी। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी फिक्स एसेट्स की, क्वेश्चन 16। इसकी रिक्वायरमेंट में लेकिन वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने को नहीं कह रहा, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने को कह रहा है। ठीक है,
इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर्स की केस स्टडी अमूमी तौर पे आसान होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने फोकस रखना है। रिक्वायरमेंट में वेरिएशन आ सकती है, कभी वीकनेस, कभी स्ट्रेंथ, ठीक है, कभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी पूछ लेता है, वो फिर खुद से बनाना, हालांकि वो कम भी पूछता है, लेकिन पूछ सकता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है, बताइए कैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें सिचुएशन की वैरायटी ज्यादा है। इसमें घूम फिर के मैक्सिमम उसके पास आती है 8 एरियाज है, सेल है, परचेज है, पेरोल है, कैश एंड बैंक है, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर में रिक्वायरमेंट्स में वेरिएशन नहीं है, सिचुएशन में ज्यादा वेरिएशन है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिचुएशन में इतनी वेरिएशन नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट में वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल अमूमी कंट्रोल स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में थोड़ा कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस डेली बेस पे कम से कम एक क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। कितने स्टूडेंट कर रहे हैं? अच्छा, ये मैं तो क्यों नहीं कर रहे आप लोग? भाई मैंने आपको कहा हुआ है, मैं आपको असाइनमेंट साथ साथ देता रहूंगा, लेकिन आपने खुद से भी जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, कर लिए हैं, हमने उसका एक एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर लिया करें। दिल नहीं करता। सिक्स स्ट्रेंथ इन इंटरनल कंट्रोल इंस्पेक्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, एक्सप्लेन व्हाई दे मे रिड्यूस कंट्रोल रिस्क। और आपने बताना है कि क्यों। वीकनेस का पूछ रहा था, बताओ क्यों वीकनेस है। स्ट्रेंथ का पूछ रहा, बताओ क्यों स्ट्रेंथ है, इसे क्या फायदा होगा। वीकनेस में पूछ रहा था क्या नुकसान होगा, यहाँ में कह रहा है बताओ क्या फायदा होगा, कैसे ये रिस्क को रिड्यूस करता है। अभी बताते हैं। लीथम कंपनी से लार्ज इंजीनियरिंग कंपनी विद 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थ्रू आउट द कंट्री इन व्हिच इट इज लोकेटेड। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैपिटल इंटेंसिव, यानी फिक्स एसेट ज्यादा यूज होते हैं। एंड द कंपनी होल्ड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ इसमें कोई वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? भाई अभी तो सिस्टम उसे बताना शुरू ही नहीं किया, अभी तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंपनी के सिस्टम के बारे में, इंटरनल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। The finance director is responsible for the preparation of detailed non-current assets budget annually, which is based on 5-year budget approved by the whole board of directors after consultation with the audit committee. Controls क्या है? Approved budget बन रहा है हर साल। approved budget बनने का मकसद क्या होता है? ताकि एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल लगाया जा सके कि कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो रेवेन्यू चाहे कैपिटल है, इस लिमिट से ज्यादा ना हो, हर बंदा हर चीज ना खरीद रहा हो, बल्कि जो चीजें हमने अप्रूव की हैं, जितनी अमाउंट की अप्रूव की है, उस अमाउंट तक ही खरीदी जाए। ये 1 साल का, देखिए 1 साल का, ये बंद भी 1 साल का रहा है, लेकिन उन्होंने 5 साल का विजन होता है ना, वो अपने सामने रखा होगा, उस विजन के मुताबिक 1 साल का बजट बनाते हैं। 5 साल का उन्होंने मोटा मोटा बजट बनाया होगा, जैसे होता है ना 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, उसके मुताबिक बजट बनाया होगा। वो पाकिस्तान 2040 में एशियन टाइगर बन जाएगा, हाँ 20 साल का, उसके मुताबिक फिर हर साल का प्लान करते हैं, बजट बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक विजन होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक कंपनी या कंट्री का विजन होता है। जो एनुअल बजट होता है वो उस ब्रॉडर विजन के मुताबिक बनाया जाता है, यही वो बात कर रहा है। बजट इसमें भी 1 साल का ही बन रहा है। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल नॉन करंट बजट एनुअली लफ्ज नजर आ रहा है ना आपको, विच इज बेस्ड। तो इसमें गुड कंट्रोल क्या है? बजट अप्रूव हो रहा है नॉन करंट एसेट का हर साल, और ये अनऑथोराइज्ड बाइंग को रोकेगा। प्रैक्टिस में जब भी कोई बाइंग के लिए रिक्विजिशन आती है, सबसे पहले देखा जाता है बजट में गुंजाइश है कि नहीं, बजट में गुंजाइश हो फिर वो आगे प्रोसेस की जाती है, वरना वही पे स्टेप 1 में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये अच्छा कंट्रोल हो गया पहला। दूसरा, द एनुअल बजट व्हिच इज आल्सो अप्रूव्ड बाय द फुल बोर्ड इज हेल्ड ऑन कंप्यूटर फाइल एंड इज अथॉरिटी फॉर द इशुएंस ऑफ परचेज ऑर्डर। ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है, इसमें कोई अलग से गुड कंट्रोल नहीं बता रहा। अगर वो ये कहता है ना कंप्यूटर फाइल पे मेंटेन किया जा रहा है, कंप्यूटर फाइल की एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसको फिर हम अच्छा कंट्रोल कहते हैं, वो एक अलग से दूसरा कंट्रोल होता। लेकिन ये उसने अलग से कंट्रोल नहीं बताया, वो सिर्फ सिस्टम बताया। तो मैं इसमें से सिर्फ एक ही कंट्रोल मुझे मिला। नेक्स्ट, when the item of plant and equipment is delivered to the company, a pre-numbered good receipt note is prepared. Pre-numbered good receipt note prepare होना क्या गुड कंट्रोल है? बिल्कुल, इसको अंडरलाइन कर लें। क्यों? कैसे ये आपका रिस्क रिड्यूस करेगा? मिसिंग ट्रांजैक्शंस आर इजी टू आइडेंटिफाई। अगर प्री नंबरिंग हो, जब भी प्री नंबरिंग हो, किताब की एग्जांपल में लिया करें, किताब की भी प्री नंबरिंग होती है, मिसिंग पेज आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। 2 कंट्रोल्स हो गए हमारे, पहला बजट, दूसरा प्री नंबरिंग। क्या कह रहा है? is prepared a copy of which is sent to the accounts department and used to update the non current asset budget to reflect the movement। इसकी कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दी जाती है, जो कि इसकी वजह से नॉन करंट एसेट बजट को अपडेट करते हैं कि भाई ये हमारा बजट अब इतना यूटिलाइज हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया। बजट का अपडेट होना है कंट्रोल की। बजट, हाँ ये नॉर्मल प्रोसेस स्टेप है, ये कोई अच्छा कंट्रोल नहीं है। हाँ अगर कहता है सप्लायर की लिस्ट अपडेट की जा रही है अलग से सिस्टम से, वो एक गुड कंट्रोल था। ये रूटीन की ट्रांजैक्शन का मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है। द इक्विपमेंट इज केयरफुली इंस्पेक्टेड बाय प्रोडक्शन पर्सोनल एंड टेस्टेड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। ये गुड कंट्रोल है। ये प्रोक्योरमेंट वालों का काम ही ये होता है कि कोई भी अगर आइटम्स आ रही है उसको एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर ले कि वो सही है कि नहीं। और इसका क्या फायदा होगा? ताकि अगर कोई खराब आइटम है या ऐसी आइटम है जो हमने ऑर्डर नहीं की, वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाए। सिर्फ वही ऑर्डर एक्सेप्ट हो जिनके अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर इशू किया था और जो गुड कंडीशन में है, गुड वर्किंग कंडीशन। तो 3 कंट्रोल हो गए हमारे। ऐसे ही बजट, फिर इसका गुड सीड नोट, उसके बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ एसेट्स जो रिसीव हो रहे हैं। An operation certificate is prepared by the production department and this is used by accounts department together with GRN to check against the purchase invoice when it is received. Operation certificate prepare किया जाता है कि भाई हमने अच्छा ऑपरेशनल कंडीशन में एसेट वसूल कर लिया। And this is used by accounting department together with GRN to check against the purchase invoice when it is received. बता क्या रहा है आपको कि जब परचेज इनवाइस रिसीव करते हैं ना
आप उसे फौरी तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर लेते, उसको GRN ऑपरेशन सर्टिफिकेट के साथ चेक करते हैं। इसका फायदा क्या? ये गुड कंट्रोल है, चेक करना, रिकॉर्डिंग करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को मैच करना, ये गुड कंट्रोल है जो ये साबित करता है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, फेक ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि सप्लायर इनवाइस, हो सकता है सप्लायर ने चीजें भेजी ना हो, इनवाइस भेज दे और रिकॉर्ड कर ले। अगर ये स्टेप ना परफॉर्म हो रहा होता ना, तो कंपनी के अंदर बगैर चीजें वसूल किए लायबिलिटी परचेज रिकॉर्ड हो रही होती। लेकिन जब भी सप्लायर इनवाइस आती है, पहले चेक किया जाता है इस इनवाइस की चीजें आई है कि नहीं आई। ये ज़हन में रखिएगा, एग्जांपल आगे चल के IT वाले चैप्टर में भी और इसमें भी आगे एक जगह पे एग्जांपल यूज होगी कि जब भी इन सप्लायर की तरफ से इनवाइस आती है, पहले चेक करते हैं उसका रिलेटेड गुड रिसीट नोट आ गया कि नहीं आ गया। अगर गुड रिसीट नोट आ गया हो, फिर इनवाइस रिकॉर्ड की जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है भाई लायबिलिटी हम वही रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसकी चीजें वसूल कर ली है, बगैर वसूली की लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहे। कंट्रोल हो गए। फिर से कौन सा? बजट वाला, गुड रिसीट नोट वाला, उसके बाद इक्विपमेंट इंस्पेक्शन वाला, और ये इनवाइस को, सप्लायर इनवाइस को गुड रिसीट नोट के साथ, ऑपरेशन सर्टिफिकेट के साथ कंपेयर करने वाला। एट द सेम टाइम एज द परचेज इनवाइस एंटर्स द परचेजिंग सिस्टम में कंप्यूटराइज्ड नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज अपडेटेड। ये अच्छा है, फिक्स एसेट रजिस्टर अपडेट हो रहा है। नहीं, ऊपर नॉन करंट एसेट बजट भी तो अपडेट हो रहा था। तो फिर ऐसा करते हैं, वो भी थोड़ा 50-50 था, ये इसके साथ ही ना मिला दे कि रिकॉर्ड विद इन कंपनी इज अपडेटेड ऑन टाइमली बेसिस। कंट्रोल वो भी था, ये नहीं कि अपडेशन होना कंट्रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ कम थी, थोड़ा कम अहम लग रहा था। यहाँ पे अब दूसरा कंट्रोल भी आ गया, अब ये दोनों अच्छे कंट्रोल बन गए। तो अच्छा, अपडेटेड का फायदा क्या होगा? आप कोई भी बैलेंस मालूम करना चाहते हैं किसी भी वक्त, वो फौरी तौर पे आपको करेक्ट बैलेंस पता चलेगा। अगर इन्वेंट्री इशू कर रहे हैं आप और बैलेंस फौरी तौर पे अपडेटेड नहीं हो रहा, क्या रिस्क है? इन्वेंट्री होगी नहीं तो बैलेंस हो रहा होगा, और आप कस्टमर का सेल ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे होंगे, याद है? तो इन्वेंट्री सेल ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले इन्वेंट्री बैलेंस भी चेक करना चाहिए और इन्वेंट्री बैलेंस को भी अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन ए रोलिंग बेसिस, सॉरी, एक्सेस टू द नॉन करंट एसेट। तो 5 वैसे हो गए हमारे, मजीद है, लाइक 6 करने थे, 6-12। एक्सेस टू नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज सिक्रेट टू पर्सनल इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग ही रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ है, क्यों? अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें चेंज नहीं कर सकते, वरना ऑथराइज्ड पर्सन इसको हर डिपार्टमेंट अगर चेंज कर सकता था ना, हर पर्सन, तो एक बंदा क्या करता, पहले फिक्स एसेट को चोरी करता, फिर चुपके से आके इस फिक्स एसेट रजिस्टर में से उसको डिलीट कर देता। ना फिजिकली मौजूद होता, ना उसका रिकॉर्ड मौजूद होता। एंट्री डिलीट कर सकते हैं ना, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड अगर अवेलेबल हो। फिजिकली हो तो उसमें क्रॉस मारेंगे, नजर आ जाएगा। कंप्यूटर में डिलीट करते तो बाद में पता नहीं चलता ना यहाँ पे कुछ लिखा भी था कि नहीं लिखा था। तो इसीलिए उन्होंने एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की हुई है। ये अच्छा कंट्रोल है। ऑन ए रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द, रोलिंग बेसिस का मतलब क्या होता है ये सुन लें। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो स्टॉक जिनकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, जैसे कंपनी है उसकी 100 ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में, डिपार्टमेंटल स्टोर है फॉर एग्जांपल, छोटी सी रखी है, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक ही वक्त में ये रेंट पे हर जगह पे स्टॉक काउंट कर सके। तो उन्होंने रोलिंग बेसिस पे स्टॉक काउंट करते हैं। रोलिंग बेसिस का मतलब है 10 ब्रांचेस का इस मंथ एंड पे, जनवरी एंड पे कर लिया स्टॉक काउंट, 12 ब्रांचेस का फरवरी एंड पे कर लिया, 7 ब्रांचेस का मार्च एंड पे कर लिया। इसको वो कहते हैं रोलिंग बेसिस पे स्टॉक काउंट करना। ऐसे भी होता है, लेकिन एज ऑडिटर हमारे लिए इसमें रिस्क है कि ये रेंट पे चूंकि फुल स्टॉक काउंट नहीं हो रहा होगा, तो ये रेंट पे ये इंश्योर करना कि जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट और रिफ्लेक्ट हो रहा है वो वाकई फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ जगह का स्टॉक काउंट हो रहा होगा, कुछ नहीं होगा। रोलिंग बेसिस का मतलब ये है, ये इन्वेंट्री काउंट के कंटेक्स्ट में भी टर्म यूज होती है। ऑन ए रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज कंपेयर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन साइट बाय कंपनी बाय काउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सनल। कह रहे हैं रोलिंग बेसिस के ऊपर, यानी वक्तन फक्तन महीने में, हर महीने थोड़ा बहुत स्टॉक फिक्स एसेट का फिजिकली देखते हैं कितना बड़ा है, और उसे बुक बैलेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि उतना ही है या नहीं। अगर कोई डिफरेंस हो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन रोलिंग बेसिस पे किया जा रहा है, प्रोसीजर समझ रहे हैं? ये बेसिकली बुक बैलेंस को फिजिकल बैलेंस के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जैसे इन्वेंट्री को किया जाता था। ठीक है, ऑन रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर द नॉन करंट एसेट रजिस्टर, नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट रजिस्टर, जिसमें इंडिविजुअल फिक्स एसेट की डिटेल होती है। नॉन करंट एसेट कंपेयर टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन साइट, साइट के ऊपर फिजिकली ग्राउंड में जो नॉन करंट एसेट है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हमने रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है, कितने एसेट्स हैं, फिजिकली कितने एसेट्स हैं, बाय काउंटिंग डिपार्टमेंट पर्सनल। तो ये कंपैरिजन करना अच्छी बात है, ताकि कोई डिफरेंसेस हैं, कोई चोरी हो रहा है एसेट्स, तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। ये भी एक अच्छा कंट्रोल है। ये 7वां कंट्रोल हो गया। फिर यूजिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द रजिस्टर, रजिस्टर में आइडेंटिफाई एंड परमानेंटली मार्क्ड ऑन टू ईच आइटम इन द फैक्ट्री। ये होता है कंट्रोल, ये फिक्स एसेट के ऊपर खास तौर पे लगाया जाता है कि रजिस्टर के अंदर नंबर लिख दिया, अपना इंटरनल नंबर, कि ये है AC नंबर 10, AC नंबर 11, AC नंबर 12, और जो रेलिवेंट रजिस्टर के ऊपर लिखा जाता है, और रेलिवेंट जो AC होते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है, AC नंबर 10, AC नंबर। आप अगर देखें ये क्लास में भी AC इत्तेफाक से लगे हुए हैं। 5B है, ये 5F है, 5 से मुराद रूम नंबर 5, और ये जो ABCD इन्होंने कोडिंग की हुई है ना, ये है AC का नंबर है, ABCD है। इसका मकसद क्या भला? अगर फर्ज कीजिए ये 1.5 टन का AC है और नया AC है, कोई एम्प्लॉय रात को इस AC को निकाले और 1 टन का घर में जो पुराना AC है वो आके फिट कर दे, कैसे पता चलेगा कि ये कॉलेज का AC है या किसी का पर्सनल? सम टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो महंगे वाला फिक्स एसेट होता है ना, वो घर ले जाते हैं। जैसे एक जगह पे रिश्ता हमारा, उसमें बहुत से कंप्यूटर्स थे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था वो एम्प्लॉइज जो नया मॉनिटर होता था घर ले जाते थे, पुराना मॉनिटर घर में से वापस जाते थे। एसेट बज़ाहिर लगता था पूरे हैं, लेकिन वो कंपनी का नहीं होता था, वो पुराना होता था। बाज़ औक़ात वो ऐसे साइंस का फ्रॉड करने वाले होते हैं ना,
कंप्यूटर के अंदर आपको पता है हार्ड ड्राइव होती है डिफरेंट साइज की, वो 2 TB की हार्ड ड्राइव निकाल ले और उसके अंदर 500 GB की फिट कर दी घर से लाके। तो वो ये इस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जितने कीमती एसेट फिक्स एसेट होते हैं उनकी कोडिंग भी की जाती है। कोडिंग का मतलब नंबरिंग की जाती है कि आपने रजिस्टर पे भी नंबर लिख दिया जाए और फिजिकली एसेट के ऊपर भी नंबर लिख दिया जाए, बाद में उसको मैच किया जाए कि एसेट तो है, क्या ये वही एसेट है जो खरीदा था कंपनी ने। समझ, नंबर चेंज नहीं कर सकते, नंबर जो है वो फिक्स होता है। और प्रैक्टिकली ये तो है हाथ से किसी ने लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं होता, वो बाकायदा उन्होंने स्टैम्प बनाई होती है तरह से, ठीक है, और बाकायदा कोडिंग होती है जो कि आम एम्प्लॉय, और फिर उसकी एक्सेस होती है आगे चल, मॉडल नंबर वगैरह भी होते हैं, बिल्कुल उनसे भी मैच कर सकते हैं। तो बहरहाल ये भी एक गुड कंट्रोल है, जिससे पता चल जाएगा कि एसेट कंपनी से ही बिलोंग करता है या किसी का पर्सनल एसेट है, उसने कंपनी का ले जाके अपना पर्सनल एसेट वहां पे रख दिया। क्लियर जी कंट्रोल्स, कोई प्रॉब्लम इनमें? इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी के ऊपर कंफर्ट है अब आपकी? वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी केस स्टडी में, सिचुएशन चाहे कोई सी भी आ जाए, इन्हीं 5-6 सिस्टम में से आएगी इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट, सिस्टम खत्म, केस स्टडी हो गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन कर लिया आपने। अब थोड़ी डिस्कशन जरा हल्की फुल्की, क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स में काफी हैवी डिस्कशन होती रही है, आज के लेक्चर में हल्की फुल्की डिस्कशन। भाई जो कुछ हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की है सेल सिस्टम में, परचेज सिस्टम में, पेरोल सिस्टम, इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए बिल्कुल। डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं, याद रखें, स्टैंडर्ड तीनों तरीके सिखा के कहता है तरीका जो मर्जी इस्तेमाल करने, मसला इसमें नहीं है, लेकिन मेथड डॉक्यूमेंट करना लाजमी है, डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है, मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हैं। 3 मेथड उसने हमें बताए हैं, नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनएयर और सिस्टम फ्लो चार्ट। नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनएयर, सिस्टम फ्लो चार्ट। अब इनमें फर्क क्या है ये सुन लीजिए। नैरेटिव नोट्स क्या है? कह रहा है सेल सिस्टम को जब आप नरेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करें, पैराग्राफ फॉर्म में, सिंपल इंग्लिश में, तो फिर इसे हम कहते हैं नैरेटिव नोट्स। जैसे अगर आप देखें, आपको जितनी भी केस स्टडी उसने सेल सिस्टम पर किसी भी सिस्टम की टेस्ट की है, वो सारी की सारी पैराग्राफ फॉर्म में है, इसे कहते हैं नैरेटिव नोट्स। नैरेटिव नोट्स में सबसे बड़ा प्लस ये होता है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू राइट, इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से लिखना हर एक को आता है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अखबार में कोई स्टोरी पढ़ रहे हो आप, उस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये नैरेटिव नोट्स है। दूसरा तरीका होता है किसी भी सिस्टम को डॉक्यूमेंट कर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है ये लेंथी होते हैं, और बाज़ औक़ात सिस्टम चलते चलते इसमें जो मिसिंग कंट्रोल्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाते हैं केस स्टडी के अंदर। जैसे अगर केस स्टडी के अंदर आपको इन्वेंट्री का सिस्टम तो बता रहा हूं, परचेज का, रिसीविंग का बता रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता, उसने ये लाइन ही नहीं लिखी कि रिसीविंग के ऊपर इंस्पेक्शन हो रही है कि नहीं, तो हो सकता है कि आप स्किप कर जाए। मे भी उस वक्त एग्जाम में दिमाग काम कर जाए और आपको पता हो जो भी एसेट रिसीव होता है ना, उसकी इंस्पेक्शन जरूर होनी चाहिए, उसने यहाँ पे इंस्पेक्शन का जिक्र नहीं किया, तो उसका मतलब ये वीकनेस इंस्पेक्शन नहीं हो रही, मे भी। लेकिन रिस्क है कि चलते चलते आपका फोकस सिर्फ यही है कि जो उसने लिखा हुआ है इसमें से गलतियां ढूंढनी है, एरर। तो ओमिशन उमूमी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होते हैं नैरेटिव नोट्स के जरिए। सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, अच्छे तरीके से मिल जाती है, लेकिन अगर कोई मिसिंग कंट्रोल्स हो जिनका सिस्टम में जिक्र ही नहीं, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दूसरा तरीका है क्वेश्चनएयर का। क्वेश्चनएयर में क्या होता है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई होती है, ठीक है। जैसे बैंक में चले जाएं तो कोई भी बैंक हो उसके लिए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई होती है, किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। जैसे अगर सेल्स सिस्टम का ऑडिट करने के लिए गए हैं, नैरेटिव नोट्स में तो लिखा जाएगा ना कि सबसे पहले कस्टमर आता है, देखा जाता है कस्टमर फ्रेश है या कि वो क्रेडिट कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर है तो उसकी लिमिट को देखा जाता है, फ्रेश कस्टमर है तो फिर देखा जाता है कि उसको अप्रूवल की जाए उसकी क्रेडिट लिमिट की। सारा सिस्टम हम उसको नैरेटिव नोट्स के जरिए बताते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चनएयर हो तो हम क्वेश्चंस लिखते हैं, पूरा सिस्टम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल पूरा क्रेडिट सिस्टम या सेल्स ऑर्डर का सिस्टम लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिखा जाएगा, आर क्रेडिट लिमिट अप्रूव्ड बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर। यस है तो मतलब क्या कंट्रोल स्ट्रांग है, नो है तो आर इन्वेंट्री बैलेंसेस चेक बिफोर अप्रूविंग सेल्स ऑर्डर। अगर यस है तो कंट्रोल स्ट्रांग है, नो है तो कंट्रोल वीक है। आर गुड सीड नोट कंपेयर्ड विद सप्लायर इनवॉइस बिफोर रिकॉर्डिंग इनवॉइस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अगर यस है तो कंट्रोल गुड है, नो है तो कंट्रोल वीक है, ठीक है। इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस, यस है तो कंट्रोल गुड है, नो है तो कंट्रोल वीक। ये है क्वेश्चनएयर्स, इसको कहते हैं क्वेश्चन की शक्ल में। जैसे आपसे बाज़ औक़ात अगर वो सर्वे का कोई फीडबैक लिया जाता है तो उसमें जिसका यस नहीं लिखा जाता, टिक करें यस है या नो है, ये उसी तरीके से लिस्ट बनी होती है क्वेश्चनएयर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये रेडीमेड अवेलेबल होती है ऑलरेडी, और इसको फिल करना भी आसान है और वैल्यूएट करना, इसमें मिसिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। कैसे भला, कि जितने भी नो है वो कंट्रोल वीकनेस है, मिसिंग कंट्रोल है, जितने भी यस है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। लेकिन जिस तरह इसमें एक फायदा यह है क्वेश्चनएयर में कि मिसिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई करना आसान है, एक नुकसान भी है, क्लाइंट कंट्रोल्स को ओवरस्टेट कर सकता है। ओवरस्टेट का मतलब क्या है, वो हर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है यस यस करता जाए, इसलिए हम इतनी आसानी के साथ उसकी बातें नहीं मान लेते, खुद भी वॉक थ्रू करते हैं, खुद भी वॉक थ्रू चेक करते हैं। वॉक थ्रू करने का मतलब यह है फिजिकली चेक करना कि हर डिपार्टमेंट में उसी तरीके से काम हो रहा है जिस तरीके से इसने यस यस बोला। फर्क समझ, नैरेटिव नोट्स और क्वेश्चन में फर्क समझ आया? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नैरेटिव नोट्स बेहतर तरीका है, कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि क्वेश्चनएयर बेहतर तरीका है? शाबाश। स्टैंडर्ड कहता है दोनों में से कोई भी, डॉक्यूमेंट करना लाजमी है,
सेंड करते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी मर्जी है, ये और भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ कितना एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन के लिए जाहिर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तीसरा तरीका जो है वो है सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट में हम स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल के जरिए किसी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करते हैं। इसमें सिंबल्स बने होते हैं, कुछ जैसे एरो बने होंगे, ठीक है, और एक डायग्राम के जरिए से। आपने शायद एक मुहावरा सुना होगा इंग्लिश का, सिंगल पिक्चर शोज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। इसीलिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में बेसिकली पिक्चर्स के जरिए डायग्राम की शक्ल में सिस्टम को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक डायग्राम, ये कस्टमर है, वो कस्टमर आ रहा है सबसे पहले सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में, फिर वहां पे लिखा जाएगा इज इट क्रेडिट कस्टमर और कैश कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर को अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, कैश कस्टमर को अलग, फिर उसके जरिए डिफरेंट डायग्राम के जरिए से बताया जाता है सिस्टम। आप में से अगर शायद किसी ने कभी इत्तेफाक हुआ हो, नॉर्मली कुछ हॉस्पिटल में ऐसे होता है कि उन्होंने हॉस्पिटल में पूरा सिस्टम जो है ना अपना एक चार्ट की शक्ल में लगाया होता है, जिसमें बता रहे होते पेशेंट सबसे पहले इधर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से पर्ची लेके डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसके बाद मेडिसिन, इस तरह का सिस्टम शायद आपकी नजर से गुजरा हो, मैप की शक्ल में। शाबाश, वो होता है सिस्टम फ्लो चार्ट। हमारे ऑडिट के सिस्टम फ्लो चार्ट में और उन फ्लो चार्ट में फर्क ये होता है कि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे मर्जी आम इंसानों के लिए बनाया जाता है ना, वो जो भी इजी सिंबल उनको लगे वो यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जो फ्लो चार्ट यूज करते हैं हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज सिंबल ही यूज कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट जो है ये दिखने में सबसे बेहतर है। ये एक नजर में पूरे का पूरा सिस्टम आपके सामने आ जाता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक नजर देखते हैं सिस्टम पूरा समझ आ जाता है। लेकिन इस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए बड़ी महारत की, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर बने होते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर के जरिए प्रिपेयर होता है, ठीक है, और वर्ड नहीं है, इसके लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, माइंड मैप्स वगैरह होते हैं इसके लिए सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विजियो के ऊपर से 15 साल पहले हमारी फॉर्म में जब ये बनते थे, माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक सॉफ्टवेयर होता था, उस पर बनते थे। तो बहरहाल, तो ये फ्लो चार्ट स्टैंडर्डाइज सिंबल को यूज करते हुए बनाया जाता है, लेकिन इसको बनाने के लिए और इनको इंटरप्रेट करने के लिए भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जूनियर जो एम्प्लॉइज होते हैं, हमारे जूनियर टीम मेंबर, वो नैरेटिव नोट्स को तो आसानी से समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सिस्टम क्या है। फ्लो चार्ट को समझना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और खासतौर पे एक दफा बनने के बाद अगर इनको अमेंड करना पड़ जाए ना, तो चूंकि वो सारे सिंबल्स इंटर रिलेटेड होते हैं, एक सिंबल को दरमियान से हटाएं वो सारे डिस्टर्ब हो जाती है पिक्चर, इसको अमेंड करना मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो आसानी से कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इनको बनाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है, कंप्यूटर्स की, सॉफ्टवेयर की। फ्लो चार्ट बनाने की कॉस्ट ज्यादा है। अब चूंकि प्रैक्टिस में स्मॉल फर्म्स भी होती हैं, लार्ज फर्म्स भी होती हैं, तो जो लार्ज फर्म्स हो जिनका बजट ज्यादा होता है, वो तो हो सकता है आईटी सिस्टम पे मूव कर जाए, कंप्यूटर्स वगैरह खरीद लें, सॉफ्टवेयर खरीद लें और फ्लो चार्ट के जरिए से सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जो स्मॉल फर्म्स है वो हो सकता है नैरेटिव नोट्स के जरिए से सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो। अगेन एम्फसाइज करने के लिए बता रहा हूं, स्टैंडर्ड कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सा मर्जी मेथड यूज करें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये ना आप कोई भी यूज ना करें, एक यूज करें जो आपको अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक बेहतर लगता है। तो क्लियर, डॉक्यूमेंटेशन के तीनों सिस्टम समझ आ गया आपको? ये डिटेल में घर जाके स्टडी कर लीजिएगा। बाकी सारा मेरा ख्याल है ये सारी मैंने चीजें आपके साथ शेयर कर दी हुई हैं। फिर भी बोल्ड वाली जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। डेफिनेशन नैरेटिव नोट्स में ये रिटन डिस्क्रिप्शन होती है, क्वेश्चन ईयर में लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, फ्लो चार्ट में डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल। अपनी मर्जी से सिंबल यूज नहीं कर सकते हम, स्टैंडर्डाइज सिंबल, ताकि हर एक को पता हो सिंबल का मतलब ये है, सिंबल का मतलब ये। एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या है? नैरेटिव नोट्स सिंपल टू प्रिपेयर है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन में प्रॉब्लम क्या है? लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। और मिसिंग कंट्रोल्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। चलते चलते कोई दरमियान में लाइन गायब होगी ना, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन ईयर का फायदा क्या है? क्विक टू प्रिपेयर है, नॉर्मली रेडीमेड लिस्ट अवेलेबल होती है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये लिस्ट है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये लिस्ट है, ऑटो सेक्टर के लिए ये लिस्ट है कंट्रोल्स की। इनके सेल्स सिस्टम को वैल्यूएट करना है तो ये कॉपी करवाओ और जाके क्लाइंट के सामने रख दो, वो खुद ही टिक लगाता रहेगा, यस नो में पता चल जाएगा। क्विक टू प्रिपेयर है, मिसिंग कंट्रोल्स इजीली हाईलाइटेड हो जाते हैं। कैसे? नो से, शाबाश। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इजी टू ओवरस्टेट है, क्लाइंट नो करेगा ही नहीं, सारी कहेगा, जो सिस्टम फारग भी होगा उसको भी करेगा यस। इसलिए हम इस पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं करते। स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में मिस आउट अनयूजुअल कंट्रोल्स। वो कहता है जब आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे उसमें हर जगह पे एक ही तरह का सिस्टम लिस्ट देंगे, तो बाज़ औक़ात एक ही सेक्टर के अंदर दो कंपनीज का सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अगर सिस्टम डिफरेंट हुआ तो जो अनयूजुअल चीज होगी सिस्टम में, यानी डिफरेंट होगी दूसरों से, आपका स्टैंडर्ड पेज स्टैंडर्ड सिस्टम को तो कवर कर रहा होगा, उस अनयूजुअल सिस्टम को कवर नहीं कर रहा होगा। ये ध्यान में रखिएगा, बाज़ औक़ात एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज का सिस्टम डिफरेंट होता है। अच्छा, सिस्टम फ्लो चार्ट इजी। इसमें एडवांटेज क्या है? इंटायर सिस्टम एक ही डायग्राम में आपके सामने आ जाता है और लॉजिकल सीक्वेंस होता है, स्टेप नंबर 1 में ये, स्टेप नंबर 2 में ये, स्टेप नंबर 3 में ये। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, कंप्लेक्स है, अमेंड करना मुश्किल है। तीनों सिस्टम क्लियर हो गए? तो अभी तक हमने जितने सिस्टम पढ़े थे आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। इसमें डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। अब ये बाकी इनकी प्रैक्टिकल प्रिपरेशन के कैसे होते हैं ये आप फॉर्म में जाके सीखेंगे। नेक्स्ट, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके सिलेबस में की है। अब इनमें से आपको याद है कि क्वेश्चन ईयर में एक प्रॉब्लम थी, क्या? ओवरस्टेट वाली। इजी टू ओवरस्टेट। क्या कि जब आप यस नो करेंगे वो हर एक को यस कर सकता है। जिस तरह कंफर्मेशन में हमारा एक रिस्क था कि जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो दूसरी पार्टी बगैर चेक किए उसे ओके करके वापस भेज सकती है।
तो हमने आपको याद है इसका इलाज क्या, इसको कैसे कंट्रोल किया था? हाँ, ज्यादा या अमाउंट लिखे ही ना, ब्लैंक कंफर्मेशन भेज दे, वो अपनी चेकिंग करके अमाउंट लिखेगा, ऐसे ही है। उसी तरह का मिलता जुलता तरीका हमने क्वेश्चनियर में भी निकाला है कि जब हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर बनाते हैं, हमारा रिस्क है कि हम कंट्रोल लिखेंगे कि क्या ये काम हो रहा है, क्या क्रेडिट लिमिट चेक हो रही है, क्या इनवॉइस रिकॉर्ड करने से पहले गुड सीड नोट चेक की जाती है, क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है। ये क्वेश्चनियर बनाते हैं ना, तो हमारा रिस्क क्या है, क्लाइंट आगे यस यस करता जाएगा। हमने एक ऐसा तरीका निकाला है कि क्लाइंट यस यस नहीं कर सकता। कैसे? सवाल बदल दें, सवाल ऐसे ना रखे कि इसका आंसर यस नो करना हो। यानी क्वेश्चन ये परफॉर्म करने बनाने के दो तरीके हैं। एक ये कि क्वेश्चन ऐसा हो कि इसका जवाब, वो कंट्रोल हम क्वेश्चन में डालें, कंट्रोल्स को हम क्वेश्चन में मेंशन करें और लिखें कि ये कंट्रोल आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। एक तरीका ये है, इसमें रिस्क है। जब कंट्रोल खुद से बताएंगे वो कहेगा यस यस यस। इसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, आईसीक्यू। एक दूसरा तरीका है आईसीईक्यू, इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चन। उसमें देखिए साइंस क्या हमने लगाई, हमने क्वेश्चन को बदल दिया, तरतीब बदल दी। हमने अपने क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल को नहीं मेंशन किया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया कि भाई आप अब देखें क्वेश्चन देखिएगा जरा। मैं ऑडिटर, आप क्लाइंट, मेरा सवाल, क्या आप क्रेडिट सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं? यस कर दिया, यस करते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा, सर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को क्रेडिट सेल ना हो? अब करें यस। है ये भी सवाल, वैसा नहीं है, लेकिन इसका आंसर यस में नहीं आप दे सकते। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, जनरल ऑब्जेक्टिव बताया, क्या है कंट्रोल नहीं बताया। अब इसमें कंट्रोल ये भाई खुद बताएंगे, सर हम कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को क्रेडिट सेल ना हो, कि क्रेडिट सेल करने से पहले उनकी लिमिट सेट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन, आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जब तक चीजें ना आए लायबिलिटी रिकॉर्ड ना हो? एक चीज ये थी, क्या पहला क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में, क्या आप परचेज इनवॉइस, सप्लाई इनवॉइस रिकॉर्ड करने से पहले गुड सीड नोट के साथ कंपेयर करते हैं? ये यस हो जाएगा, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि जब तक कोई चीजें वसूल ना हो आपकी लायबिलिटी रिकॉर्ड ना हो? इसमें आंसर यस नो नहीं हो सकता, इसमें से कंट्रोल बताना पड़ेगा। ये है इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चन। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? नेचर ऑफ क्वेश्चन, आईसीक्यू और आईसीईक्यू की सबसे बड़ी पहचान है। प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, बारिश की वजह से बाजू का आ जाते हैं, मैं क्लास में। आईसीक्यू और आईसीईक्यू में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आईसीक्यू, अगर आप क्वेश्चन का आंसर यस की फॉर्म में दे सकते हैं तो वो आईसीक्यू है, और अगर क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको कोई कंट्रोल बताना पड़ेगा तो आईसीईक्यू है। आगे से ये डिस्कशन देखिए, ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, मुश्किल ऑडिट खत्म हो गया, यकीन कीजिए मुश्किल ऑडिट बगा नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। वो कह रहा है नहीं, पहले ये क्वेश्चन पढ़े। आर क्रेडिट लिमिट चेक बिफोर अप्रूवल ऑफ सेल ऑर्डर, इसमें, और हाउ डू यू इंश्योर दैट गुड्स आर सोल्ड ओनली टू कस्टमर्स हु आर एबल टू पे। इन दोनों का तरीका, फोकस एक ही कंट्रोल है, लेकिन सवाल की नेचर फर्क है। नीचे पता नहीं जीपसी कमेंट्री कर रहा है। ICEQ अप्रोच प्रोड्यूसेस शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स एंड इज इजियर टू अप्लाई देन ICQ। शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स क्यों कह रहा है ICEQ? हालांकि ICEQ में तो सिर्फ यस नो करना होता है। ये हमारे लिए शॉर्टर है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है ICEQ, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ICQ शॉर्टर है, क्लाइंट के ICEQ लॉन्गर है, पूरा सिस्टम बता रहा। और हमारे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना है, कंट्रोल, इसमें कंट्रोल्स बताने होते हैं। ICEQ approach produces shorter document and is easier to apply than ICQ. However, ICEQ approach has disadvantage that questions are open-ended. Open-ended समझते हैं क्या है? क्लाइंट ने इसका जवाब लिखना होता है, क्लाइंट ने इसका जवाब लिखना होता है, इसे कहते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, ओपन एंड, तो इसमें वो बाजू का इररिलेवेंट चीजें भी लिख लेता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्विज में ये टर्म यूज होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्विज में 4 ऑप्शन है, कोई स्टूडेंट उसमें इररिलेवेंट चीज लिख सकता है? नहीं लिख सकता। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, आंसर दो, इसमें इररिलेवेंट चीज, तो इसमें ओपन एंडेड होती है। इसकी वजह से क्लाइंट बाजू का इररिलेवेंट चीजें भी बता देता है, उसमें से रेलेवेंट चीजें निकालनी वो मुश्किल, वो एक्सपीरियंस बंदा कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ समझ आए? यानी आसान अल्फाज में समझे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो ना, वो आसानी से चेक हो जाता है। ये जो ट्रेनिंग के बगैर ही, ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना पैराग्राफ फॉर्म में केस स्टडी ऑडिट की, इसको चेक करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि कभी रेलिवेंट कभी इररिलेवेंट हर तरह की चीज आई होगी। ICEQ क्लियर? अब अगला एक और कंसेप्ट जान। अच्छा, हो सकता है अगर आपका नॉलेज अच्छा है, 70% आंसर आप मेरे बताए बगैर ही खुद डिसाइड कर ले। और अब अक्सर ऐसा हुआ करेगा, मेरे बताए बगैर आप कंसेप्ट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझे हुए तो। भाई पिछले साल भी हमने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन ईयर या इंटरनल कंट्रोल वैल्यूएशन क्वेश्चन ईयर बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? पिछले साल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ली होगी, ICQ बनाया होगा क्वेश्चन ईयर। इस साल भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। सिंपल क्वेश्चन, क्या पिछले साल का क्वेश्चन ईयर इस साल यूज कर सकते हैं कि नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है यस? कितने स्टूडेंट का ख्याल है नो? कितने स्टूडेंट का ख्याल है इफ? इफ किस में?
अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ, करेक्ट, अगर सिस्टम चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये पूछना पड़ेगा। क्लाइंट से पूछा, उसने कहा सर 90% सिस्टम चेंज है, 90% सेम है, 10% चेंज है। हम कहेंगे 90% तो वही हो गया, कंट्रोल पिछले साल भी स्ट्रॉन्ग था, इस साल भी स्ट्रॉन्ग हो गया। जो चेंज हुआ सिस्टम, क्या करें? क्लाइंट से उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। क्लाइंट से सिस्टम चेंज हुआ, ज़बानी कलामी हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन? कैसा ज़बानी कलामी हुआ? हमने कहा बस इधर ही आगे जाने की जरूरत ही नहीं, फारक, बड़ा ही कंट्रोल वीकनेस इधर ही आ गई। चेंज आपको पता है रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ये तो हर चीज रिटर्न फॉर्म में, प्रैक्टिकली ज़बानी कलामी तो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो कहता नहीं सर मैं भूल गया था, डॉक्यूमेंट है, हम कहेंगे ठीक है, डॉक्यूमेंट एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। क्या चेक करें कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है फिजिकली वही सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं। जब ये जो डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम हो, हमें इंश्योर करना हो ना कि प्रैक्टिकली भी वही सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट से लेके एंड तक। इस स्टेप को कहते हैं वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब है वॉक करना थ्रू आउट द सिस्टम। सेल सिस्टम में भी हम वॉक थ्रू टेस्ट करते हैं, परचेज सिस्टम में भी वॉक थ्रू टेस्ट करते हैं। कोई एक ट्रांजैक्शन पकड़ लेते हैं सेल सिस्टम में, सेल्स ऑर्डर की, और सेल्स ऑर्डर की ट्रांजैक्शन जिन जिन डिपार्टमेंट से गुजरती है ना, फाइनल सेल की एंट्री होने तक, ये जो 4 डिपार्टमेंट, ऑर्डर डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग अकाउंट, इन सारे डिपार्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप हम खुद अपनी आंखों से विजिट करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। सारा सिस्टम हमें समझ आ जाता है। ठीक है, सिस्टम को अंडरस्टैंड, अब अहम चीज सुनिए आउट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर टेस्ट करने के लिए ना, टेस्ट करने के लिए आपको सैंपल सेलेक्ट करना पड़ता है बहुत सी ट्रांजैक्शन का। 100% ना भी सही, बहुत सी 30%, 40%, 50% टेस्ट करना हो, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम को अंडरस्टैंड करना हो ना, एक ट्रांजैक्शन भी काफी है, एक ट्रांजैक्शन भी काफी, या 2-3 कर लें। जैसे कैश सेल अलग है, क्रेडिट सेल अलग है, तो आपको 2 सेल्स की ट्रांजैक्शन अगर आप वॉक थ्रू टेस्ट कर लेना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। उसके लिए आपको बहुत सी ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं हो। इसलिए उसने कहा कि एक ट्रांजैक्शन पकड़ो वॉक थ्रू टेस्ट में, स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं साथ साथ देखते हैं। भाई ये कुछ समझ आया आपको? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर्स आईसीक्यू, ये सारा सेशन यहाँ पढ़ के देखें, ये सारी चीजें नहीं है, नहीं अभी पढ़ के देखें। अच्छा, आज मुझे लग रहा है जल्दी ना खत्म हो जाए लेक्चर। अच्छा, चाय अभी आ ही नहीं सकती, इतने कप उसके पास अरेंजमेंट करने के लिए 1.5-2 घंटे चाहिए होता है। फिर कभी देखेंगे। अच्छा, फिर कभी देख, अभी पढ़े तो सही, अभी नहीं हो सकता, टाइम जाया कर रहे हैं। 11 पढ़ लीजिए, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट। पढ़ लिया? एंड में क्वेश्चन भी पढ़ लिया करें, क्वेश्चन से तसल्ली हो जाती है कि हम एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना, सिर्फ कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे ज़बानी कलाम में पूछूं, भाई आईसीक्यू पिछले साल का इस साल यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्या बताएं? क्रैम कुछ नहीं ना किया अभी, कुछ क्या बताएंगे? यही चीजें थोड़ा सा बस आपने इंक्वायरी फॉर्मलाइज कर, पहले इंक्वायरी करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, फिर वॉक थ्रू की तरफ जाना। ठीक है, तो ये याद करने की, सिर्फ कीवर्ड्स भी अगर याद कर लें तो बहुत है, अव्वल तो वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये अब कुछ, अब जो आगे कंसेप्ट्स आने वाले हैं ना, वैसे ही है। बल्कि अक्सर स्टूडेंट ये कहते होते हैं, सर एंड वाला जो आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया, हमें पहले इतनी मुश्किल टॉपिक पढ़ाते रहे बाद में। तो आप खुद फैसला कर लें, पहले मुश्किल पढ़ाना चाहिए कि पहले आसान। चले ठीक, चले बहरहाल आपके लिए रेलिवेंट जो होना था तो हो गया। अच्छा, आप चले, अब देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 पढ़े। मैं एक लफ्ज मैंने आपको भी इसमें से नहीं पढ़ाया, लेकिन आप देखें कि क्या आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ। इसमें से मुझे एक लफ्ज निकाल के दिखाएं जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। इज अच्छा, मे भी कोई निकल भी आए, पढ़े लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12 पढ़े। अच्छा, लफ्ज नहीं, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें आप, एक लफ्ज, कंसेप्ट सारे पढ़े हुए हैं कि नहीं? जल्दी पढ़े, मैं हाइब्रिड क्लास चक्कर लगा गया था। उनको बाहर निकाल देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, इसके साथ अच्छा मेरा भाई, आप मेरे भाई नहीं हो, आप मेरा भाई। शाबाश, पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया? अब भाई ये तो मैं क्या ही नहीं पढ़ने को जो पढ़ रहे हो। ओके ओके, नहीं अभी मेरा भाई ये करना जो मैंने कहा, देख ले प्लीज। ये फिर जी रीडिंग कर ली?
जी रीडिंग कर लिया आपने? कोई नया कंसेप्ट था? यही फायदा, देखिए पहले हम पढ़ते गए हैं, यही फायदा बैंड पे हुआ है। शाबाश। नहीं अब मैं देखता जाऊंगा, आपने भी पढ़ते जाना। एग्जाम्पल समझ आइए आपको? चलिए अब जरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14 पढ़ के देखें, हो सकता है ये हमने ना पढ़ा हो। 13 देखते हैं। 13 ये आपकी घर जाके पढ़ने वाली असाइनमेंट थी, टाइम था, मैंने कहा चलें अभी करवा दें। ना इसको पढ़े, मुझे अभी कोई बारिश नहीं हो रही। भाई मैंने अपना गाड़ी आज सुबह 2 दफा बंद हो गई थी। चल भाई मैं भी यही सोचा था, गाड़ी बेच के कुछ पैसे डालूं, नई मोटरसाइकिल खरीद लूं। अच्छा ठीक है, पढ़ इसको, पढ़ टाइम जाया ना कीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14 पढ़ लें। करेक्टिव एक्शन, रेमेडियल एक्शन का मतलब करेक्टिव एक्शन। ये डिफरेंट लेटर्स थे जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़े थे। इसका मकसद सिर्फ आपको इकट्ठे करके, अलग अलग आप हर जगह पढ़ चुके हैं, इकट्ठे करने का मकसद यह कंपैरिजन कर सके कि इनमें फर्क क्या है। रिप्रेजेंटेशन लेटर में और मैनेजमेंट लेटर में क्या फर्क है, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर में, कंफर्मेशन लेटर में क्या फर्क है। अलग अलग सारे पढ़े हुए हैं, इकट्ठे करके मैंने कंपैरिजन फॉर्म में दे दिए। चलिए अब नया कंसेप्ट, और इवन ये नया कंसेप्ट भी 60 to 70% आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कहां पढ़ा था। अगर मेरी बात सही है तो आपको खुद पता चल जाएगा कहां पढ़ा था। कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल एंटिटीज। अच्छा आपका क्या ख्याल है, अभी तक कितना ऑडिट आपने पढ़ा? स्मॉल एंटिटीज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपके ख्याल में स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? वीक होगा। उसमें सिस्टम बेस्ड अप्रोच होगी कि सब्सटेंटिव अप्रोच? सिस्टम बेस्ड अप्रोच कि सब्सटेंटिव? सिस्टम बेस्ड अप्रोच में क्या होता है भला? कि कंट्रोल्स को भी टेस्ट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सब्सटेंटिव कुछ भी परफॉर्म करते हैं, तो इसका तो कंट्रोल आपने कहा फर्क होगा, तो फिर करेंगे क्यों? सब्सटेंटिव अप्रोच होगी। अच्छा अगला सवाल, ये आपने गलत जवाब दे दिया। क्या इन पे आईटी सिस्टम यूज कर रहे होंगे स्मॉल एंटिटीज? नहीं, स्मॉल एंटिटी से मुराद हमारे घर के करीब बेकरी जो है, इससे मुराद वो है सोल प्रोवाइडरशिप, पार्टनरशिप। ये जो शॉप्स होती है डिफरेंट जो है प्लाजा वगैरह में अगर आप चले जाए, वहां पे ये जो शॉप्स स्टोर्स वगैरह है, ये है स्मॉल एंटिटी। ये आईटी से खोखा, शाबाश, दरिया को गुजर मत। ये आईटी सिस्टम यूज नहीं कर रहे होंगे क्या इनमें? अच्छा अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम, आपने वो सुना है मिसाल, लोहे को लोहा काटता है। क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहा हो ना अपने सिस्टम में, हम भी आईटी सिस्टम यूज करते हैं क्लाइंट का आईटी सिस्टम चेक करने के लिए। अगर ऑडिटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, अगर ऑडिटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने ऑडिट में यूज करे, इस टेक्निक को बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। जरा बताइए, कैट नहीं कैट नहीं, कैट थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, सिंगल एक बार, क्या स्मॉल एंटिटी के ऑडिट पे ऑडिटर कैट्स यूज करेगा या नहीं? नॉर्मली नहीं करेगा, लेस लाइकली टू बी यूज्ड। हम थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, लेस लाइकली टू बी यूज्ड। बिल्कुल ठीक। और इंटरनल कंट्रोल्स पे भी रिलाय है, क्यों नहीं करेगा? है ही नहीं। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? क्यों नहीं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं। शाबाश। आइए देखते क्या कहता है। कहता है फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। स्मॉल एंटिटी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कहता है उसकी खुसूसियात आपको बताएं। उसमें कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। फीचर्स में प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, ऐसा है ना? पहला फीचर आपने बताना सही बात कर रहा है कि गलत? देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ओनर खुद ही दुकान पे आगे बैठता है। वर्किंग विदाउट इंडिपेंडेंट दो जावी गवर्नेंस रिटन कोड ऑफ कंडक्ट। कोई इलाका से डायरेक्टर नहीं होते, वो खुद ही शेयर होल्डर है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही मैनेजर है। इंस्ट्रक्शंस भी देनी हो ना, कोई रिटन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। उधर से बैठे बैठे वो छोटे जा भाई ये खरीद ले जा ये भाई चाय लेके आ, रिटन इंस्ट्रक्शंस ऐसा ही है। Therefore, entities control environment and risk assessment will depend on integrity and competence of such person। चूंकि ये पर्सन ऑल इन ऑल है कंपनी के, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्मॉल एंटिटी है, तो इसीलिए इनका एटीट्यूड खास तौर पे है। अगर इनमें इंटेग्रिटी है तो इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है। और अगर इनमें इंटेग्रिटी नहीं है, चूंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो अगर इनमें इंटेग्रिटी नहीं तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी लोगों में भी इंटेग्रिटी नहीं। अगर किसी में है भी तो उसने तो बॉस का हुक्म मानना है, वरना तो बॉस जॉब से जवाब दे, नौकरी से जवाब दे देगा। ऐसे लोगों को आगे चल के आप एक रिलेटेड पार्टी का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। ऐसे लोगों को कहा जाता है जो एक कंपनी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं, रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ये अगर गलत अच्छा बंदा होना ये तो पूरी कंपनी को ठीक कर देता है, और अगर ये गलत बंदा हो पूरी कंपनी को उड़ा के रख देगा। आगे चलते हैं। हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओवरसाइट क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि हर वक्त वो खुद ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है बंदा और नजर रख रहा है, उसके जितने भी 2-3-4 लोग उसने काम करने के लिए रखे होते हैं, उस सब पे नजर होती है, सब पे ना। भाई नमाज पढ़ने के लिए गया था, 1.5 घंटे बाद आ गया है,
सर मैंने नफल मांगे थे 20, मन्नत मांगे वो पूरी कर रहा था। वो तो फौरी तौर पे वैल्यूएट करेगा। मैनेजमेंट ओवरसाइट। फिर देयर मे नॉट बी अ फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए फॉर्मल सिस्टम नहीं होगा। अच्छा कौन सा होगा? सिंगल एंट्री सिस्टम। सुना कभी? सिंगल एंट्री सिस्टम सुना है? मुकर जाते होते हैं अक्सर आप। सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है ना। डबल एंट्री से पहले समझ लीजिए, उससे भी 100 साल पहले एक सिस्टम हुआ करता था, सिंगल एंट्री बेसिक सिस्टम। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा। फिर ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू बाय ओनर मैनेजर आर की फीचर्स ऑफ स्मॉल एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। यानी सबसे अहम जो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट के इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स पढ़े थे ना हमने, कौन से थे? कौन से थे? कुछ नहीं पता, ये मेरा भाई बताएगा। इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स पढ़े थे हमने ना, 5 एलिमेंट थे। कौन से थे? 2 मैं बता देता हूं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट। ओके, तो कह रहा है सबसे अहम एलिमेंट जो होगा ना स्मॉल एंटिटी, वो ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस। ये याद रखिए, ये हर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन भी करनी हो ना, तो ये उधर बैठा होता है ओनर मैनेजर। ओनर मैनेजर उस बंदे को कहते हैं जो बिजनेस को ओन भी कर रहा है और मैनेज भी खुद ही कर रहा है। ये एक एक ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन करता है। हाँ भाई आज सुबह गाड़ी आई है, अच्छा ऐसा करो इसे 10 डबल रोटी ले लो इससे, और 5 जो है इसे 2 दर्जन अंडे ले लो। ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन उनकी अप्रूवल कर रहा होता है और सारे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहा होता है। ऐसा ही एग्री करते हैं? ये तो क्या फीचर्स। इन फीचर्स को सामने रखते हुए कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आएंगी, वो सुन ले। पहली प्रॉब्लम, मैनेजमेंट में लैक द एक्सपर्टीज नेसेसरी टू कंट्रोल एंटिटी। ये जो ओनर मैनेजर होते हैं ना स्मॉल एंटिटी के, इनका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस ये होता है, ये हो सकता है अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में, बिजनेस को चलाने में बेहतरीन दिमाग चलाते हो, लेकिन इंटरनल कंट्रोल का क्योंकि इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, खासतौर पे ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स इनके इतने नहीं होते, तो इंटरनल कंट्रोल्स को अच्छे तरीके से रियलाइज नहीं करते कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट में लैक द एक्सपर्टीज नेसेसरी टू कंट्रोल। इनका सबसे बड़ी आदत आपको बताऊं, जो गलत आदत है, ये समझते हैं कि फ्रॉड सिर्फ कैश में हो सकता है। आप देखेंगे किसी भी जगह ऐसी एंटी स्मॉल एंटी में चले जाए ना, कैश के ऊपर कंट्रोल इनके स्ट्रांग होगा, कैश सिर्फ मैं पकड़ूंगा और कोई नहीं पकड़ेगा। इन्वेंटरी के कंट्रोल स्ट्रांग नहीं होते वो इन्वेंट, हालांकि इन्वेंटरी में भी मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन इनकी इतनी रियलाइजेशन नहीं होती है। सिर्फ कैश में समझते हैं रिस्क है, बाकी आइटम में रिस्क नहीं, हालांकि इन्वेंटरी में भी इक्वली रिस्क हो सकता है। फिर मैनी कंट्रोल एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ड्यूटीज आर कॉस्टली आर इम्प्रैक्टिकेबल फॉर स्मॉल एंटिटी, देयरफॉर इनएप्रोप्रिएट। कहते हैं बहुत सी कंट्रोल एक्टिविटीज स्मॉल एंटिटी में नहीं होंगी। ग्रेटर पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये ऊपर हमने पढ़ा था ना, जब मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होना एक्सटेंसिवली सिस्टम में, तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है कि मैनेजमेंट दूसरों के ऊपर नजर रख रही है तो दूसरा कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा, लेकिन वो खुद का रिस्क स्टिल मौजूद रहेगा। खुद अगर फ्रॉड करना चाहे ऐसा ओनर मैनेजर, तो उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है बिजनेस के अंदर। ग्रेटर पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और चूंकि ऊपर आपने पढ़ा था कि फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा, जैसे इसने जब परचेज करनी हो ना, तो आपने तो पढ़ा कोटेशन वगैरह होंगी, वो गुड शीट नोट होंगे, ठीक है, ये इधर कुछ नहीं होता। बस कहता है सुबह आता है, जैसे बेकरी के एग्जांपल हम दे रहे हैं, गाड़ी वाला आता है, चीजें सारी ली और उसी वक्त नोट करवा दिया कितने, कोई परचेज ऑर्डर नहीं, कोई सेल्स ऑर्डर नहीं, कोई गुड शीट नोट नहीं, कोई गुड डिस्पैच नोट नहीं, कोई टी अकाउंट के अंदर एंट्री नहीं जनरल वगैरह की, ठीक है। तो इसमें एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है किसी ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड अवेलेबल होना। किसी भी ट्रांजैक्शन के कंप्लीट रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है? ऑडिट। के ट्रांजैक्शन इनिशिएट कहां से हुई और एंड में कहां तक पहुंची। ऑडिट ट्रेल ऐसा ही है जैसे आपने लफ्ज सुना होगा, मिलता है मनी ट्रेल। मनी ट्रेल का भी कंसेप्ट यही है कि कंप्लीट ट्रेल बताइए कि पैसे आए कहां से और फिर कैसे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसे मनी ट्रेल कहते हैं, ठीक है। वो फोरेंसिक ऑडिटिंग की लैंग्वेज में, नॉर्मल ऑडिटिंग की लैंग्वेज में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की ऑडिट ट्रेल से मुराद है उस ट्रांजैक्शन में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का अवेलेबल होना। आपने शायद किसी सिस्टम में एक्सेप्ट ये पढ़ा होगा कि जीआर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला जो पर्सन है वो रिकॉर्डिंग करने से पहले चेक करता है कि सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, जैसे सप्लायर इनवॉइस अवेलेबल हो, गुड रिसीट नोट अवेलेबल हो, परचेज ऑर्डर अवेलेबल हो, ताकि इंश्योर हो जाए ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग हो ना, ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन राइज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं आपको स्मॉल एंटिटीज में? मसले नहीं, कुछ अच्छी चीजें हैं, आप बताएं अभी पढ़ा आपने, अच्छी चीजें क्या है? उनका ओवरसाइट ज्यादा है, ऑथराइजेशन परफॉर्मेंस रिव्यू होता है कंपनी के अंदर, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो प्लस भी है माइनस भी है। अब इन माइनस को सामने रखते हुए बताइए इन रिस्क या प्रॉब्लम का हमारे ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा। तो चूंकि क्लाइंट का फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, तो हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज, और चूंकि इंटरनल कंट्रोल भी फारेगा है, तो इंटरनल कंट्रोल्स में भी रिलाई नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा आप नोट कीजिए, समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं? आप नोट कीजिए, हमने आज नॉर्मल लेक्चर हमारा तकरीबन खत्म हो गया, जल्दी छुट्टी दे रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक मिनट, चैप्टर भी खत्म, एक चीज पर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। आपने देखा आज अगर लेंथ में मेजरमेंट करें ना,
तो शायद जितनी कवरेज आपने आज की है इससे पहले किसी लेक्चर में इतनी कवरेज नहीं थी। चेक करें 6 लर्निंग ऑब्जेक्ट, लेकिन स्टिल आप फील करें बर्डन महसूस नहीं हो रहा होगा आपको। उसकी रीजन यही है कि इजी भी है और बहुत से कंसेप्ट पहले पड़े हुए हैं। यही बात मैं आपको पहले शुरू में कहता जब आप कह रहे थे कि सर के स्टार्ट में मेहनत कर लें, एंड में जाके ताकि रिलैक्स रहें, क्योंकि एंड में ना दूसरे सब नहीं अभी नहीं हुआ, अभी भाई अभी इतनी जल्दी नहीं। अच्छा ऐसा नहीं है कि बाकी बिल्कुल ही ऐसा है, कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है, केसेस भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ लेकिन इजी होगा और टाइम भी कम लगा, ऐसा ही है, बर्डन भी नहीं है, पढ़ भी ज्यादा लिया, ये इंशाल्लाह आगे इसी तरह होगा। अब एक चीज और सुन लें, एक चीज सुन लें, छुट्टी कोई नहीं होनी आपकी, ये ज़हन में। अब ये जो लास्ट मंथ है ये हमारे लिए ज्यादा अहम होता है, इसलिए कि इस आखिरी महीने में हमारा, मैं ये चाहता हूं, अब अगर आप कहेंगे, मैं अगले जो अप्रोच है वो आपके साथ एग्री करना चाहता हूं कि पिछले टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ दें और सिर्फ अगले टॉपिक के ऊपर तवज्जो दें। अप्रोच तो ये है। और दूसरी ये कि सेशन खत्म होने से पहले पहले हम प्रीवियस टॉपिक की भी रिवीजन क्लास में ही कर लें। क्या कहते, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है, हाइब्रिड वाले भी बोल रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि हमें सिर्फ जो बाकी टॉपिक रह गए इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, प्रीवियस टॉपिक आप खुद कर लेंगे। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि सर पहले टॉपिक किए थे उस वक्त ऑडिट की इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अब तो ऑडिट समझ आना शुरू हुआ है, तो अब प्रीवियस वाले जो है ना वक्तन फक्तन की रिवीजन होती है। चलिए रिवीजन ठीक। इसमें अब आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी ना, उसमें प्रीवियस टॉपिक के भी क्वेश्चंस वॉल्यूम 2 के 1 के हम सारे कर चुके हैं, वॉल्यूम 2 के मैं ऐड करता रहूंगा और हम उसके डिस्कशन भी करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इजी हो गया अब हमारा ऑडिट। मतलब कंसेप्ट जरूर आएंगे, कुछ कंसेप्ट टेक्निकल भी होंगे, आप इसको इतना ज्यादा ना समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं सर अब तो खुद भी कर लेंगे, खुद नहीं कर सकते, इतना भी इजी नहीं है कि आप घर बैठ के खुद कर लें, ये बात ज़हन में ना आने पाए, ठीक है। तो हम प्रीवियस टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे, क्लियर, आज साथ साथ काम करेंगे। देखिए उसके लिए क्वेश्चन चुनने पड़ते हैं, ये ना मैं आधा घंटा लगा के क्वेश्चन चुनूं, आपसे पूछूं तो पता चले आते ज्यादा स्टूडेंट से पिछली असाइनमेंट नहीं की, ठीक है जी, क्लियर। चले आज नोट कर ले, आपको जल्दी छुट्टी दे रहा हूं मैं। आज सिलेबस तकरीबन 20-22 के लगभग खत्म हो जाएगा, 20-22 जुलाई। आपने रोज का काम रोज करते जाना है, बाकी मेरे पे छोड़ दो। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।